ह्यूमंस की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले हम कुछ टर्म्स हैं जिनके साथ आपको फैमिलियर करेंगे. सी, वी हैव two genders in us. One is male, other is female. Man is a male, as you can see, this is a man, and woman is a female, as you can see in the figure. ठीक है, तो हमारे पास दो genders होते हैं, male and female, man and woman. अब ये जो man और woman है, ठीक है, जो हमारे पास मैन और वुमेन है, जैसे कि आप फिगर में भी देख पा रहे हो, ये जो इमेज हमने यूज किया, दिस इज मैन एंड दिस इज वुमेन. ठीक है, तो ये जो मैन और वुमेन है, इनके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं. जैसे कि आप देख पा रहे हो, दिस इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ मैन एंड दिस इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ वुमेन. सो दीज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर कॉल्ड एज गोनाड्स. तो मतलब मैन और वुमेन के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं कॉल्ड एज गोनाड्स. अब ये जो गोनाड्स हैं, इनका काम क्या है? ये जो गोनाड्स हैं, ये आगे सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, जो कि सेल्स आगे फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब फ्यूजन में. आप कह सकते हो कि जो हमने पढ़ा था अभी प्लांट्स के अंदर भी, कि मेल पार्ट, जो मेल सेल है, वो फीमेल सेल के साथ फ्यूज करता है, तो वो गोनाड्स नहीं करते एक्चुअल में. वो क्या करते हैं? गोनाड्स आगे एक सेल्स प्रोड्यूस करते हैं जो फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, और उनको हम क्या बुलाते हैं? गेमीट्स. They are called as gametes. तो जो हमारे पास मेल गोनाड है, मेल गोनाड इज टेस्टिस. मेल गोनाड क्या है? टेस्टिस. और फीमेल गोनाड क्या है? ओवरीज. ये आगे प्रोड्यूस करते हैं गेमीट्स. टेस्टिस प्रोड्यूस करती हैं स्पर्म. टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म विच इज अ मेल गेमीट. और जो हमारे पास फीमेल गोनाड है, ओवरीज, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो फीमेल्स का, वो प्रोड्यूस करते आगे गेमीट, फीमेल गेमीट, दैट इज एग, और वी कैन से ओवम. ठीक है, तो आप समझ गए कि जो मैन, और मैं यहाँ पे एक बार आपको लिखकर भी बता देती हूँ, हमारे पास मैन और वुमेन है, इनके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है. मैन का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है टेस्टिस, वुमेन का क्या है? ओवरीज. टेस्टिस आगे प्रोड्यूस करती है स्पर्म, और ओवरीज आगे प्रोड्यूस करती है एग. तो ये इनके हो गए गेमीट. अब जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो कि इसके अंदर स्पर्म की अलग अलग, आप अगर हम डिटेल स्टडी करें तो ये स्पर्म की क्या पार्ट है? दिस इज अ टेल पोर्शन. हम ऐसे कह सकते हैं कि हमने स्पर्म को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, हेड, मिडल पीस एंड टेल. हेड किस तरीके से होता है, जिसके अंदर ये हो गया न्यूक्लियस, और जो ये स्पर्म के, आप कह सकते हो हेड पे ये जो पोर्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्रोसोम. जब ये स्पर्म इसके साथ फ्यूज करेगा तो इसकी वॉल को तोड़ने के लिए एक्रोसोम का यूज होता है. एक्रोसोम एक एंजाइम रिलीज करता है, जिसके कारण ये जो एग है, इसकी जो वॉल है वो टूट जाती है और इनका न्यूक्लियस मिल पाता है आपस में. उसके बाद ये है मिडल पीस, जिसमें क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है उसका काम होता है एनर्जी प्रोवाइड करना. इट प्रोवाइड्स एनर्जी. और ये जो टेल है, टेल हमारे पास लैशिंग मूवमेंट्स शो करती है, जिसके कारण जो स्पर्म्स हैं वो मोटाइल होते हैं, वो मूव कर पाते हैं. राइट? तो ये हमारे पास है गेमीट्स, मेल गेमीट एंड फीमेल गेमीट. तो इसको हम एक सम अप कर लेते हैं फ्लो चार्ट में. मेल एंड फीमेल. मेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, मेल गोनाड इज टेस्टिस, female gonad is ovaries. Testes are going to produce gametes. Obviously, ovaries are also going to produce gamete. So the male gamete is sperm, female gamete is egg. Right? Now, this sperm and egg are going to fuse, and this fusion is called as fertilization. This fusion is called as fertilization. So what is fertilization? It is fusion of sperm with egg, or we can say it is a fusion of male gamete with female gamete to form zygote. You may get the question that name the first cell formed after fertilization. So the first cell formed after fertilization is always zygote. Now we start with male reproductive system. तो अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो इस तरह से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है. तो इसको हम पढ़ते हैं किस तरीके से. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो मेल, आप कह सकते हो गोनाड है, दैट इज टेस्टिस.
this light pink color part, the oval structure you can see is testes. ये जो testes होती हैं, they are located in a sac-like structure. ये जो आप बाहर देख रहे हो येलो सा, this is the sac-like structure which encloses the testes. ये जो sac-like structure है, इसको हम क्या बुलाते हैं? स्क्रोटम. अब क्वेश्चन ये हमारे माइंड में आ सकता है, ये टेस्टिस बॉडी के अंदर क्यों नहीं होती है, बॉडी के बाहर क्यों हैंग करती है इन द पाउच लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्क्रोटम, क्यों हैंग करती है? उसका रीजन है कि टेस्टिस का काम है स्पर्म बनाना. टेस्टिस का काम क्या है? स्पर्म फॉर्मेशन. ठीक है, टेस्टिस को स्पर्म बनाने के लिए हमारे बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर चाहिए होता है. हमारे बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर चाहिए होता है, जो कि कौन प्रोवाइड करता है? स्क्रोटम. तो स्क्रोटम एक एप्रोप्रिएट टेम्परेचर प्रोवाइड करता है, जिसके कारण टेस्टिस स्पर्म बना पाते हैं. ठीक है, तो अब स्पर्म बन गए, और स्पर्म बनाने में जो हार्मोन हेल्प करता है, जो मेल सेक्स हार्मोन है विच हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, इज टेस्टोस्टेरोन. दैट इज टेस्टोस्टेरोन. अब जो स्पर्म्स बनते रहते हैं, यहाँ पे आप ये कैप लाइक स्ट्रक्चर सा देख रहे हैं, दिस इज एपिडाइडमस. ये जो स्पर्म्स हैं वो टेम्पररी स्टोर्ड होते रहते हैं स्ट्रक्चर में, दैट इज एपिडाइडमस. तो एपिडाइडमस का काम है टू स्टोर स्पर्म टेम्परली, टू स्टोर स्पर्म टेम्परली. ठीक है, उसके बाद आप ये डक्ट देख रहे हैं जो यहां से निकल रही है, दिस डक्ट इज वास डिफरेंस. इस डक्ट को क्या बुलाया गया है? वास डिफरेंस. इस डक्ट का काम है इट कैरी स्पर्म्स, ये स्पर्म्स को लेकर जाती है. ठीक है, अब जैसे कि आप ये देख रहे हो कि ये लेकर जाती है, तो इसके यहाँ पे बहुत सारे ग्लैंड्स हैं जो इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं, जैसे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड. सो दीज आर ऑल ग्लैंड्स जो कि वास डिफरेंस में जो स्पर्म्स हैं उसके अंदर अपना सिक्रीशन डालते हैं. अब क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड और ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड आपके सिलेबस में नहीं है, तो हमारा फोकस सिर्फ सेमिनल वेसिकल ग्लैंड पे रहेगा. ठीक है, तो जो सेमिनल वेसिकल ग्लैंड है जो कि फिगर में आप देख पा रहे हो, वो इसके अंदर जो वास डिफरेंस के अंदर, जैसे ये वास डिफरेंस आ रही है आपके पास, लेट्स से हम ऐसे बना लेते हैं, ये ग्लैंड है. ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ से स्पर्म्स आ रहे हैं वास डिफरेंस के अंदर, तो सेमिनल वेसिकल इसके अंदर अपना फ्लूइड डाल देती है, दैट इज कॉल्ड एज सेमिनल फ्लूइड. सेमिनल वेसिकल सिक्रीट अ फ्लूइड which mixes with sperm and that fluid is called as seminal fluid. इस सेमिनल फ्लूइड के 2 फंक्शन रहते हैं. ये जो फ्लूइड है ये स्पर्म को न्यूट्रिशन देता है, ये स्पर्म को क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिशन. और दूसरा ये इसको मोटिलिटी का मीडियम प्रोवाइड करता है, मतलब इसके कारण लिक्विड सा मीडियम हो जाता है जिसके अंदर स्पर्म आराम से अपनी लैशिंग मूवमेंट शो कर सकते हैं और मूव कर सकते हैं और जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि ये इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. समझ गए आप? अब जो स्पर्म है, स्पर्म और ये फ्लूइड, जैसे ये फ्लूइड हो गया सेमिनल वेसिकल से जो आया सेमिनल फ्लूइड, और इसके अंदर हो गए स्पर्म्स, इसको हम इकट्ठे मिलाते हैं सीमेन. दिस इज कॉल्ड एज सीमेन. अब ये जो सीमेन है ये यहाँ से जब पास होता है तो यहाँ पे कॉमन डक्ट बन जाती है, जो कि वास डिफरेंस और यूरेथ्रा से मिलकर बनती है. यूरेथ्रा, और आप कह सकते हो यूरेथ्रा, जिसे कि मैं आपको एक स्ट्रक्चर बनाकर दिखाती हूँ. जैसे ये आपके पास इज लोकेटेड इन स्क्रोटम, इस पे ये एपिडाइडमस हो गया. दिस इज वास डिफरेंस. ये जो वास डिफरेंस मूव कर रही है, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा, विच कंबाइंस विद दिस डक्ट and form a common duct, which is this is a common duct actually. ठीक है, और ये कॉमन डक्ट के थ्रू एक्सक्रीट कर सकते हैं यूरिन भी. दिस इज अ डक्ट विच इज मेंट टू एक्सक्रीट यूरिन और सिक्रीट सेमेन. तो दोनों चीजों का काम यहाँ से हो सकता है. The man can excrete urine also from this common duct and can secrete semen also from this duct. ठीक है, बाकी इसमें ये लेबलिंग आप देख रहे हो, रेक्टम और एनस, ये आपको पता है ये डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है, तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन में इसका कोई रोल नहीं है. तो देखते हैं जो जो हमने लेबलिंग पढ़ी है उनके हम फंक्शंस देखते हैं दोबारा. उससे पहले हम एक
स्पर्म का डायग्राम देख लेते हैं, जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास हेड होता है, मिडल पीस होता है और टेल होती है। हेड के अंदर न्यूक्लियस है, टिप पे एक पार्ट है जिसको हमने एक्रोसोम बुलाया। दिस इज गोइंग टू रिलीज अ लाइजिंग एंजाइम, जो कि मैंने आपको बताया कि जब फर्टिलाइजेशन होगी, जब स्पर्म एग के साथ फ्यूज करेगा, तो ये एग की वॉल को लाइज करने के लिए एंजाइम एक्रोसोम से निकलता है। माइटोकॉन्ड्रिया मिडल पीस में जो स्पर्म को मूव करने के लिए एनर्जी देगा, और टेल लैशिंग मूवमेंट्स शो करेगी, जिसके कारण स्पर्म्स मोटाइल है। और ये जो कवरिंग है, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम इन फंक्शंस को लिस्ट कर लेते हैं जो हमने पढ़े हैं। सबसे पहले आपने पढ़ा टेस्टिस। So testes, a pair of testes descend from body into a pouch-like structure, जिसको हम क्या बुलाते हैं? स्क्रोटम। टेस्टिस का फंक्शन है स्पर्म बनाना, जो कि हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, विच इज मेल सेक्स हार्मोन, हेल्प करता है स्पर्म फॉर्मेशन में। दिस अकर इन टेस्टिस। उसके बाद हमने पढ़ा ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर टेस्टिस है, इसको हम क्या बुलाते हैं? स्क्रोटम। स्क्रोटम एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जिसके अंदर टेस्टिस है, एंड इट प्रोवाइड 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर देन बॉडी टेम्परेचर, जो स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जरूरी है। स्पर्म फॉर्मेशन को हम एक और नाम से बुला सकते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। जेनेसिस मींस फॉर्मेशन, स्पर्मेटो मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन। उसके बाद हमारे पास है एपिडाइडमस। ये जो पार्ट हमने पढ़ा था जो कि टेस्टिस के ऊपर है, इसका काम है स्पर्म को स्टोर करना टेम्परली। फंक्शन इज टू स्टोर स्पर्म टेम्परली। फिर हमने पढ़ा था ये डक्ट जो यहां से जा रही है, दिस इज वास डिफरेंस। इसका काम है टू कैरी दी स्पर्म्स। फिर हमने पढ़ा यहाँ पे ग्लैंड है विच इज कॉल्ड एज सेमिनल वेसिकल। इस ग्लैंड का काम है इसमें फ्लूइड मिक्स करना, जिसको हमने क्या बुलाया? सेमिनल फ्लूइड। तो ये हो गया सेमिनल फ्लूइड, और इसके अंदर हो गए स्पर्म्स। तो स्पर्म्स और सेमिनल फ्लूइड को हम मिलकर क्या बुलाते हैं? सीमेन। इस फ्लूइड का काम है मोटिलिटी का मीडियम प्रोवाइड करना स्पर्म को, और स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। सो दिस इज सेमेन। देन वी हैव कॉमन डक्ट। कॉमन डक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम यूरेथ्रा एंड वास डिफरेंस। जो यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर से आ रहा है, और वास डिफरेंस जो कि टेस्टिस से स्पर्म को लेकर आ रही है, दोनों के मिल जाने से एक डक्ट बनती है जिसको हम बोलते हैं कॉमन डक्ट। यहाँ से यूरिन भी एक्सक्रीट हो सकता है और सेमेन भी सिक्रीट हो सकता है। सो दिस इज व्हाट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे पास होते हैं जो फीमेल गोनाड है, वो क्या है? ओवरीज। सो अ पेयर ऑफ ओवरीज आर प्रेजेंट इन फीमेल्स। एक पेयर होता है पूरा, तो 2 ओवरीज इस तरीके से प्रेजेंट होती है। ये जो आप फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बुलाते हैं फिम्ब्री। दीज आर कॉल्ड एज फिम्ब्री। फिम्ब्री लीड्स इनटू दिस ट्यूब। ये जो ट्यूब देख पा रहे हो, दिस ट्यूब इज ओविडक्ट और also called as fallopian tube. इस ट्यूब को आप क्या बुला सकते हो? ओविडक्ट या फिर fallopian tube. This is fallopian tube. ये जो आप ट्यूब देख रहे हो, ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, this sac like structure is called as uterus. और यूट्रस के अंदर ये जो डार्क पिंक कलर में आपको दिखाई हुई है, यूट्रस की वॉल दिखाई हुई है, यूट्रस की लाइनिंग दिखाई हुई है। दिस कैप लाइक स्ट्रक्चर, ये जो जगह है, दिस इज cervix, which is called as cap of vagina, and this part is vagina, which actually receives the sperms from the male during the act of copulation. When there is a mating of male and female, this vagina actually receives the sperm, and this part is the opening of vagina. अब हम इनके फंक्शंस दोबारा से लिस्ट कर लेते हैं। ओवरीज, अ पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट होती हैं, एंड देयर फंक्शन इज एग प्रोडक्शन। ठीक है, ओवरीज का काम क्या है? ओवरीज में ही तो एग बन रहे हैं, और विच इज फैसिलिटेटेड बाय हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन, दैट इज एस्ट्रोजन। फेलोपियन ट्यूब जो कि हमने बात करी, जिसको ओविडक्ट भी कहते हैं, दिस इज अ ट्यूब विच रिसीव्स द एग।
ये जो एग बनता है चाहे इस ओवरी में चाहे इस ओवरी में, वो एग रिलीज होकर कहाँ पे आता है? इस ट्यूब में, विच इज कॉल्ड एज फेलोपियन ट्यूब. So fallopian tube is a tube that receives the ovum. यूट्रस जो कि हमने बात करी, दिस होल इज यूट्रस. ये एक सैक है जहां पे एम्ब्रियो डेवलप होता है. मतलब जैसे यहाँ पे एग बन गया, फ्यूजन हो गई, अगर बाई चांस जाइगोट बन गया तो जाइगोट यहीं पे फिक्स होता है, विच टर्न्स इनटू एम्ब्रियो. और पूरा डेवलप फीटस कहाँ पे बनता है? बच्चा कहाँ पे आप कह सकते हो ग्रोथ होती है उसकी बॉडी के अंदर, मदर की बॉडी के अंदर, यूट्रस के अंदर. तो यूट्रस जो होता है वो एक सैक होता है जहां पे बेबी डेवलप होता है. देन वी हैव सर्विक्स विच इज कैप ऑफ वेजाइना, and vagina is the outer exposed part of female reproductive system which actually receives the sperms. अब जो एग बनता है, ठीक है, अब जो एग बना है या आप कह सकते हो जो ओवम बना है, उसके दो फेट है. मतलब उस एग की किस्मत दो है कि उसके साथ क्या एक्ट होगा. सो द फेट ऑफ द एग इज टू. या तो वो फर्टिलाइज होगा, आइदर इट इज गोइंग टू गेट फर्टिलाइज और इट विल रिमेन अनफर्टिलाइज, या वो फर्टिलाइज नहीं होगा. तो जो ये एग बनता है इसके दो फेट है, आइदर इट विल गेट फर्टिलाइज और इट विल रिमेन विदाउट गेटिंग फर्टिलाइज. तो अभी हम इसका फर्टिलाइज वाला एक्ट पढ़ने वाले हैं कि अगर एग फर्टिलाइज होता है तो किस तरह की एक्टिविटीज होती है और क्या होता है उसके अंदर फर्टिलाइजेशन में, उसका रिजल्ट क्या है हमारे पास. तो जब फर्टिलाइजेशन होती है उसमें सबसे पहली चीज क्या होती है? जब भी, अगर चाहे फर्टिलाइजेशन होनी है चाहे फर्टिलाइजेशन नहीं होनी, ठीक है, जो एग बना है ओवरी के अंदर, पहली बात तो ये है कि जो ओवरी में एग की जो प्रोडक्शन है वो 13 इयर्स से स्टार्ट हो जाती है. इट अकर्स एट द एज ऑफ 30. फीमेल्स के अंदर 13 इयर्स की एज से एग प्रोडक्शन शुरू हो जाता है. कितने से? 13 इयर्स ऑफ एज से एग प्रोडक्शन शुरू हो जाता है. अगर एग एक महीने एक ओवरी में बन रहा है, लेफ्ट ओवरी में बन रहा है, तो नेक्स्ट मंथ वो राइट ओवरी में बनेगा. एग्स बहुत सारे बन रहे हैं दोनों ओवरीज पे, पर बात क्या हो रही है? मैच्योर्ड एग की. तो अगर एक जो एग, अगर सपोज इस मंथ जो एग मैच्योर हुआ वो लेफ्ट ओवरी से हुआ, तो जो नेक्स्ट एग अगले मंथ का एग है वो राइट ओवरी से मैच्योर होगा. अब समझ गए? मतलब जो मेच्योरिटी ऑफ एग है वो ऑल्टरनेटिवली होती है दोनों ओवरीज से. एक मंथ इस ओवरी से, दूसरे मंथ दूसरी ओवरी से. तो जहां से भी एग मेच्योर होगा, चाहे लेफ्ट ओवरी से चाहे राइट ओवरी से, तो चाहे फर्टिलाइजेशन होनी है या नहीं होनी, एग मेच्योर होने के बाद अपने आप कहाँ पे आ जाता है? फेलोपियन ट्यूब में. इस रिलीज को, मतलब एग के ओवरी से फेलोपियन ट्यूब में आ जाने को हम क्या बुलाते हैं? ओव्यूलेशन. ठीक है. तो चाहे फर्टिलाइजेशन होनी है या नहीं होनी, 13 इयर्स ऑफ एज से फीमेल्स के अंदर हो रहा है कि एग बन रहा है, और एग जब बन जाता है, मेच्योर हो जाता है, इट इज रिलीज्ड इन द फेलोपियन ट्यूब व्हिच इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन. तो व्हाट इज ओव्यूलेशन? इट इज अ रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी इनटू फेलोपियन ट्यूब. और जैसे ही ओव्यूलेशन होती है उसका एक साइड इफेक्ट समझ लो आप, कि जो हमारी यूट्रस की वॉल है वो थिक होनी शुरू हो जाती है, उसके अंदर थिकनिंग्स आनी शुरू हो जाती है. सो विद द ओव्यूलेशन थिकनिंग ऑफ यूट्राइन वॉल टेक प्लेस. सो ओव्यूलेशन हर मंथ होता है और प्यूबर्टी से स्टार्ट हो जाता है. मतलब एट एज ऑफ 13 प्यूबर्टी समझते हो ना, व्हेन द ऑर्गेनिज्म बिकम सेक्सुअली मैच्योर. तो फीमेल्स जब सेक्सुअली मैच्योर होती है, जब उनके अंदर एग बनता है, वो कौन सी एज है? प्यूबर्टी एज इज 13. सो 13 इयर्स की एज से एग बन भी रहा है और ओव्यूलेशन हो भी रही है. अब अगर उसका जो एग का फेट है वो फर्टिलाइजेशन होना है, तो ओव्यूलेशन के बाद ये सारी इवेंट्स हमें देखने को मिलेंगी. तो पहली इवेंट है हमारे पास कॉपुलेशन. सपोज ओव्यूलेशन हुई है और कॉपुलेशन हो जाती है. व्हाट इज कॉपुलेशन? इट इज द मेटिंग ऑफ मेल एंड फीमेल. एक ऐसा एक्ट जो मेल और फीमेल मेट करते हैं आपस में, और एज अ रिजल्ट जो मेल है वो अपने स्पर्म्स फीमेल वेजाइनल ट्रैक्ट के अंदर रिलीज कर देते हैं. ठीक है. दिस इज व्हाट इज कॉपुलेशन. सो व्हाट इज कॉपुलेशन? ड्यूरिंग इंटरकोर्स, दैट मीन्स मेटिंग ऑफ मेल एंड फीमेल, द स्पर्म ऑफ मेल इज इंजेक्टेड इनटू द फीमेल्स वेजाइनल ट्रैक्ट. जो
वेजाइना के अंदर सेमन की सिक्रीशन होती है, उसके अंदर बहुत सारे स्पर्म्स होते हैं, पर कुछ स्पर्म्स तो आप कह सकते हो इतने मैच्योर ही नहीं होते, वो मर जाते हैं। कुछ स्पर्म्स मोटाइल नहीं होते, वो भी बेकार हो जाते हैं। कुछ स्पर्म्स फीमेल वेजाइनल ट्रैक पे जब टच होते हैं तो फीमेल वेजाइनल ट्रैक का जो पीएच होता है उनको सूट नहीं करता, वो तब आप कह सकते हो कि डेड हो जाते हैं। तो कुछ ही स्पर्म्स है जो एक्चुअली में वेजाइनल ट्रैक के अंदर तक पहुंच पाते हैं, और उसमें से भी एक ही स्पर्म होता है विच इज कैपेबल ऑफ लाइजिंग और फर्टिलाइजिंग दी ओवम, और बाकी जो स्पर्म्स है वो फीमेल वेजाइनल ट्रैक में डीजेनरेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अब सपोज एक स्पर्म फीमेल वेजाइनल ट्रैक के अंदर एंटर हो गया और वो मूव करके चला गया, जैसे मैं एक फिगर बना के दिखाती हूँ आपको यहाँ पे। सपोज ये हमारे पास फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है, ये हमारे पास यूट्रस है इस तरीके से। तो जो स्पर्म है वो मूव करके यहाँ पे एग है हमारा, यहाँ पे चला गया और इट मेट्स विद द ओवम। ओवम एक्चुअल में कहाँ पे है? फेलोपियन ट्यूब में ही ना। तो स्पर्म को मूव करके कहाँ जाना है? फेलोपियन ट्यूब में ही जाना है। तो जो ये फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एग होती है, जिसको फर्टिलाइजेशन हम बुलाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो ये जो स्पर्म है इट इज गोइंग टू फ्यूज विद दिस एग, और यहाँ से एक्रोसोम से एंजाइम निकलेगा जो इसको लाइज कर देगा वॉल को, और इनके न्यूक्लियस आपस में मिल जाएंगे और इससे एज अ रिजल्ट क्या बन जाएगा? जाइगोट। तो ये जो फ्यूजन होती है, जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ये कहाँ होता है? इट अकर्स इन दिस ट्यूब्स दैट इज फेलोपियन ट्यूब। और एज अ रिजल्ट फर्टिलाइजेशन का हम डिस्कस कर चुके हैं, हमेशा क्या होता है? जाइगोट। अब जब जाइगोट बन जाता है, ये जाइगोट, जैसे यहाँ पे हम एक बार दोबारा से फिगर बना लेते हैं, ये जाइगोट मूव करता जाएगा। सपोज ये आपके पास जाइगोट बन गया है, दिस इज नॉट एग, ये फ्यूज्ड एग है, मतलब ये जाइगोट बन चुका है, ठीक है। तो ये जाइगोट मूव करता जाएगा, इसका साइज बड़ा होता जाएगा और फाइनली इट विल गेट फिक्स इन द यूट्रस वॉल। जो यूट्रस की वॉल है ये उसके अंदर फिक्स हो जाएगा, क्योंकि यूट्रस ही तो वो जगह है जहां पे बेबी ने डेवलप होना है। तो इसने ऑब्वियसली ये जो जाइगोट है इसका फेट क्या रहेगा? ये मूव करेगा, साइज में बड़ा होगा और यूट्राइन वॉल के अंदर फिक्स हो जाएगा। तो कुछ दिन लगते हैं, जाइगोट बनने से कुछ दिन लगते हैं इसको इम्प्लांट होने में, इसको फिक्स होने में, और इस एक्ट को हम इम्प्लांटेशन बुलाते हैं, ठीक है, विच इज फिक्सिंग ऑफ जाइगोट इनटू यूट्राइन वॉल। जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो ये जाइगोट डेवलप हो रहा है। डेवलपिंग स्टेज वाले जाइगोट को हम एम्ब्रियो भी बुला लेते हैं। अब ये एम्ब्रियो आप देखो यूट्रस की सेल्स के अंदर अपने आप को इम्प्लांट कर रहा है, इसकी कनेक्शंस बनाने की कोशिश कर रहा है। ये कनेक्शंस इसलिए बनते हैं क्योंकि इनके कनेक्शंस को ही हम प्लेसेंटा बुलाते हैं। मतलब एक ऐसा टिश्यू जो सिर्फ टेम्पररी फॉर्म हुआ है, सिर्फ तब तक जब तक इम्प्लांटेड है, जब वहां पे आप कह सकते हो एम्ब्रियो आगे फीटस में डेवलप हो रहा है, बच्चा डेवलपिंग स्टेज पे है, सिर्फ तब तक के लिए टिश्यू बनता है जिसका काम होता है जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है। देखिए डेवलप, आप जाइगोट एम्ब्रियो फीटस में कंफ्यूज नहीं हुईगा, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। जाइगोट वो सेल था जो बिल्कुल फ्यूजन के बाद बना। जाइगोट के बाद जब वो डेवलपिंग स्टेज में आ गया उसको हमने एम्ब्रियो बुला दिया। एम्ब्रियो के बाद जब उसके अंदर कुछ नैन नक्श वगैरह फीचर्स ऑर्गन्स हमें दिखने लगे तो हमने उसको फीटस बुला दिया, और जब वो डिलीवर हो गया तो हमने उसको बेबी बुला दिया, ठीक है। तो एक ही टेम्पररी फॉर्म टिश्यू है जो कि न्यूट्रिशन देगा एम्ब्रियो को, या आप कह सकते हो डेवलपिंग जाइगोट को। आप ये देख पा रहे हो ये जो चीज है दिस इज प्लेसेंटा, जो कि बच्चे के अंदर प्रिजिस्ट करती है एज अम्बिलिकल कॉर्ड। आपने देखा होगा कि जो नेवल होता है, नेवल के साथ नेवल वाली जगह से एक अम्बिलिकल कॉर्ड होती है जो बच्चे के पैदा होने पे काटी जाती है, दैट इज एक्चुअली प्लेसेंटा, जिससे मदर का न्यूट्रिशन बच्चे को मिलता है। नाउ the child is going to, or you can say not child exactly, the fetus or an embryo is the correct word, it is going to remain in the uterus and that period is called as gestation period. ये पीरियड वो पीरियड है जिसके अंदर जाइगोट एक फुली ग्रोन फीटस में डेवलप हो जाएगा। आप देखिए जाइगोट ये था, है ना, दिस वाज जाइगोट जिसके अंदर सेल था, और ये क्या है? फीटस, जिसके अंदर आपको सारे ऑर्गन्स आप क्लियरली बता पा रहे हो कि ये बच्चा है, ठीक है। और ये जेस्टेशन पीरियड हर ऑर्गेनिज्म में अलग होता है। जैसे हम ह्यूमंस में ये पीरियड होता है 9 months का, एग्जैक्टली इट इज 9 months 9 days, ठीक है, जिसके अंदर जाइगोट एक फुली ग्रोन फीटस के अंदर डेवलप हो जाता है। दिस इज जेस्टेशन पीरियड। उसके बाद अब दूसरा फेट था हमारे पास एग का कि वो फर्टिलाइज नहीं होने वाला, इट इज नॉट गेटिंग फर्टिलाइज्ड, इट इज नॉट गेटिंग फर्टिलाइज्ड।
तो उसका फेट क्या रहता है? उसका फेट होता है हमारे पास मेंस्ट्रुएशन। अब मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है, जैसे कि हमने पढ़ा 12 से 13 साल के बीच में प्यूबर्टी होती है, मतलब दी फीमेल बिकम सेक्सुअली मेच्योर, उनमें एग प्रोडक्शन, ओवम की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। ये भी हमने पढ़ लिया। यूजुअली 1 ओवा इज रिलीज इन द फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, और आफ्टर 28 डेज। देखिए मैं आपको बताती हूँ, इस ओवरी के अंदर एग बनने के लिए 1 से 14 दिन का टाइम लगता है। अगर हम मंथ को लेकर चलते हैं, सपोज हम फर्स्ट से लेकर चलते हैं, तो 1 से 14 दिन तक ओवरी के अंदर एग बनने का टाइम लगता है। 14th डे जो एग है वो रिलीज हो जाता है फेलोपियन ट्यूब में, जिसको आप क्या बुलाते हो? ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन कौन से दिन होती है? 14th डे होती है। 14th डे से आने वाले 14 डेज तक, 14 डे रिलीज हुआ प्लस 14 डे और ये यहीं पे रहता है। एंड इट एक्चुअली इसके अंदर आप कह सकते हो साइज इसका बड़ा होता है, इसका न्यूक्लियर मटेरियल रेप्लिकेट करता है, तो ये वेट करता है टू गेट फर्टिलाइज्ड, मींस इट इज प्रिपेयरिंग इटसेल्फ टू गेट फर्टिलाइज्ड। और हमने ये भी पढ़ा था कि ओव्यूलेशन जैसे ही होता है तो ये यूट्रस की वॉल थिक होने लगती है। ऑलमोस्ट नॉर्मल यूट्राइन वॉल 10 टाइम्स अपने नॉर्मल यूट्राइन वॉल से 10 टाइम्स थिक हो जाती है ये वॉल ओव्यूलेशन होते ही। तो इसका मतलब 14 डे अगर ओव्यूलेशन हुई तो 14 से लेके आने वाले 14 डे तक ये यूट्रस की वॉल थिक होती रहेगी और ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 10 टाइम्स थिक हो जाएगी और इसमें बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई इसके अंदर हो जाएगा। अब अगर 14th डे तक, मतलब 14 प्लस 14 हमने किया ना, तो 28th डे तक अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं होता तो जो ये थिकन्ड वॉल है यूट्रस की और ब्लड वेसल्स की, ये सब टूट जाएगी एंड इट विल ब्लीड आउट फ्रॉम वेजाइना इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, और इसी को हम क्या बुलाते हैं? मेंस्ट्रुएशन। तो ये सारी वेसल्स, जो सारी आप कह सकते हो, जो एग भी यहाँ पे पड़ा हुआ है वो, प्लस ये ब्लड, ये जो यूट्रस थिकनिंग, ये ब्लड वेसल्स, ये सब टूट जाएगी एंड इट विल ब्लीड थ्रू वेजाइना इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। ये ब्लीडिंग 3 से 7 डेज तक भी प्रेजिस्ट करती है, ठीक है। सो दिस हैपन एवरी मंथ इन अ फीमेल। आप समझ गए ना? 1 से 14 दिन डेवलपमेंट का, 14 से 28 डे तक ओव्यूलेशन हो चुकी है और ओव्यूलेशन के बाद थिकनिंग हो रही है ब्लड वेसल्स, और फिर 28th डे सब कुछ ब्लीड आउट हो रहा है through vagina and this is menstruation, and this bleeding lasts for 3 to 5, or you can write 5 to 7 days. These number of days actually vary from female to female. So it occurs 14 days after ovulation, 3 to 5 days हम डिस्कस कर चुके हैं, और उसके बाद मेंस्ट्रुएशन के बाद यूट्राइन वॉल फिर से बिल्डअप होने लगती है और तब तक जब तक एक नेक्स्ट ओवम को वो रिसीव नहीं कर लेती। तो दिस साइकिल ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज रिपीटेड आफ्टर एवरी 28 डेज। तो ये हमने एक बनाया है, जैसे फर्स्ट से 14 डे, उसके बाद ये जो हमारे पास डेज हैं ये हमारे फर्टिलिटी फेज है, मतलब इसके अंदर जो एग है वो इतना मेच्योर है कि अगर फर्टिलाइज होगा तो बेबी होने का चांस रहता है। तो इसमें हमारे पास 2 टर्म्स है, मेनाकी और मेनोपॉज। मेनाकी हमने उस स्टेज को कहा है जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है फीमेल्स में, मतलब 12 to 13 ईयर ऑफ एज, और मेनोपॉज जबकि ये जो मेंस्ट्रुएशन का एक्ट है ये स्टॉप हो जाता है विच अकर अराउंड 50 इयर्स ऑफ एज, और उसके बाद मेंस्ट्रुएशन नहीं होने का मतलब है कि ओवम बन ही नहीं रहा है, और ओवम अगर किसी के अंदर नहीं बन रहा है लाइक 50 इयर्स ऑफ एज, तो इसका मतलब उनका फर्टिलिटी पीरियड भी खत्म हो गया, वो बच्चे आगे पैदा नहीं कर सकते। अब हमारे पास है पॉपुलेशन कंट्रोल, कि हम पॉपुलेशन को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है डे बाय डे, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी अराइज हो रही हैं, तो पॉपुलेशन को ऑब्वियसली हमें कंट्रोल करना जरूरी है। तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, जिसमें पहला मेथड है हमारे पास बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में हम कुछ डिवाइसेस का यूज करते हैं लाइक कॉन्डम्स एंड ऑल, जिसका काम है वो स्पर्म्स और एग को मिलने से रोकते हैं। So these are the devices which actually prevent the mating of sperm with ovum. दूसरे मेथड्स है हमारे पास केमिकल मेथड्स, इनके अंदर हम पिल्स का यूज करते हैं, मतलब मेडिसिन का यूज करते हैं। ये पिल्स ओरल भी हो सकती हैं, ये पिल्स
वेजाइनल भी हो सकती है, मतलब मुंह से खाने वाली पिल्स भी हो सकती हैं और वेजाइना के अंदर रखने वाली पिल्स भी हो सकती हैं। चाहे ओरल पिल्स हो चाहे वेजाइनल पिल्स हो, इनका काम होता है स्पर्म को आपके फर्टिलाइज करने से रोकना, या मतलब आप कह सकते हो स्पर्म्स को मारना। तो जो ओरल पिल्स होते हैं उनके अंदर कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि ओव्यूलेशन को रोकते हैं, और वेजाइनल पिल्स के अंदर एक केमिकल्स होते हैं स्पर्मिसाइड्स जो स्पर्म्स को मारते हैं। तो दोनों ही तरह से ये आप कह सकते हो जाइगोट बनने के लिए रोकते हैं कि फर्टिलाइजेशन ना हो। तीसरा मेथड है हमारा सर्जिकल मेथड, जो कि इसमें सर्जरी का इन्वॉल्वमेंट रहता है। मेल्स के अंदर इसको हम बुलाते हैं वेसिकोटॉमी। इसके अंदर क्या होता है, जो मेल्स की वास डिफरेंस है उसको कट कर दिया जाता है और कट करके लाइगेट कर दिया जाता है, गांठ बांध दी जाती है। उसको कट कर देते हैं और फिर वहां से उसको गांठ मार देते हैं, ताकि जो स्पर्म्स है अगर प्रोड्यूस भी हो तो क्योंकि वो बीच में से लाइगेटेड है तो वो आगे मूव नहीं कर पाएंगे। दिस इज वेसिकोटॉमी। फीमेल्स में यही सर्जिकल मेथड को हम बुलाते हैं ट्यूबिकोटॉमी। उसमें क्या करते हैं, उनकी फेलोपियन ट्यूब्स को कट कर देते हैं और फिर लाइगेट कर देते हैं। इससे क्या होता है कि एग अगर बना भी है लेकिन स्पर्म यहां से आगे नहीं जा पाएगा, तो इसलिए उनकी मेटिंग नहीं हो पाएगी। ऐसे ही हमारे पास एक डिवाइस भी होता है IUCD, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस लाइक कॉपर टी। इसमें क्या करते हैं, सर्जरी से कॉपर टी शेप का एक इंस्ट्रूमेंट टाइप सा होता है जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो, इसको सर्जरी से यूट्रस के अंदर फिक्स कर दिया जाता है। इसके कारण क्या होता है, इम्प्लांटेशन नहीं हो पाती। अब अगर इम्प्लांटेशन ही नहीं होगी तो ऑब्वियसली प्लेसेंटा, जेस्टेशन पीरियड, वो सारी इवेंट्स खत्म हो जाएंगी, तो बच्चा नहीं बन पाएगा। सो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड टू कंट्रोल पॉपुलेशन। और ये जो कॉपर टी वाला डिवाइस है ये रिमूवेबल भी होता है, आप जब चाहो इसको रिमूव भी करा सकते हो। अब हमारे पास है STDs, दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। सो STDs आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है डिजीज की, दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज लाइक एड्स, गोनोरिया, सिफाइलस, ये सब STDs है। अगर हम एड्स की बात करें, एड्स किससे होता है, एक वायरस से होता है, HIV, जिसको हम क्या बुलाते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इट इज कॉज्ड बाय HIV, दैट इज ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये एक फेटल डिजीज है, इससे डेथ भी हो सकती है। और इसमें होता क्या है कि पर्सन का इम्यून सिस्टम बिल्कुल ही वीक हो जाता है, इतना वीक हो जाता है कि अगर एक छोटा सा फ्लू करने वाला वायरस भी उनके अंदर एंटर कर रहा है तो वो उनके अंदर इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि दे आर मोर प्रॉन टू मोर इन्फेक्शंस, और वो इन्फेक्शंस भी सारी फेटल हो सकती है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है, दे आर मोर प्रॉन टू इन्फेक्शंस। अब हमारे पास है